जब आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हो, सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी सेल्स, ठीक है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मैंने पोटैटो और टमाटो का आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था। इसमें क्या रहेगा, दो सेल्स का साइटोप्लाज्म कंबाइन हो जाएगा। ध्यान देना इस पे, साइटोप्लाज्म जो है वो दो सेल्स का होगा, बट न्यूक्लियस जो है वो एक सेल का बन जाए, कंबाइन होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बट जब आप प्लांट ब्रीडिंग करते हो तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, जेनेटिक मटेरियल के साथ, उसके गेमीट्स के साथ ही काम करते हो। न्यूक्लियस कंबाइन करना, साइटोप्लाज्म कंबाइन करना, आपका फोकस यहाँ नहीं है। आप सीधा मेल प्लांट से पॉलन ग्रेन कलेक्ट करके किस पे ले जाते हो, फीमेल पर। आपका फोकस यहाँ रहता है कि जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन होने चाहिए। यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर्स का ही रहेगा। और यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, साइटोप्लाज्म भी आ रहा है, प्लस जो है वो न्यूक्लियस भी जो है कंबाइन हो रहा है, बट न्यूक्लियस एक सेल का रहेगा, साइटोप्लाज्म किसके रहेंगे, दो सेल्स की। कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? तुम बोलोगे? यस मैम। कैसे पता लगेगा? मैं इसका एक इमेज दूंगी तुम्हें ग्रुप में, उसमें इसके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। बेसिक तुम्हें ध्यान ये रखना है कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल ही मिक्स करते हो आप सिर्फ, ठीक है। लेकिन इसमें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम प्रोटोप्लाज्म को ही फ्यूज करा देते हैं पूरे के पूरे को, ठीक है। तो चैप्टर था हमारा स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। क्विक रिवीजन हम इसकी करेंगे, क्या क्या इसमें हमने पढ़ा। जहां आपकी क्वेरीज हैं मुझे बीच में बोल दो, मैं उसको वापस से आपकी क्वेरीज जो है वो आंसर कर दूंगी। मैं ऑडिबल हूँ? मेरी वॉइस आ रही है तुम्हें? यस मैम। तुम बोलने में इतनी देर क्यों लगाते हो? क्लास में तुम चुप नहीं करते हो, ठीक है। अब रिवीजन में तो मैं बोल ही रही हूँ कि मुझसे बात करो, बीच बीच में मुझे आंसर करते जाना। स्ट्रैटेजीज फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस क्या था, जल्दी बोलो। फोकस क्या था हमारा, क्वांटिटी एंड चैप्टर में हमने क्वालिटी क्या पढ़ा है? क्या है, कहाँ घूमो, बोलो। शुभदीप, सोनाक्षी, तरणवीर, राहुल, कनेक्ट तुम सब लोग हो, बोल कोई नहीं रहा है। नेहा, खुशबू, सिया कनेक्ट नहीं। फूड प्रोडक्शन बढ़ाना। इतने देर देर बाद बोलोगे तो हो गया चैप्टर ये। बिल्कुल पॉसिबल है ह्यूमंस के डीएनए में जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा, बहुत इस पे अभी काम चल रहा है। बायोटेक में मैं सारा पढ़ाऊंगी तुम्हें। स्ट्रैटेजीज फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मैं ही पढ़ा देती हूँ पूरा फिर से। स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी हमने कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है डे बाय डे बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है, फूड प्रोडक्शन उतना नहीं है। तो हमें क्या करना है, फूड की प्रोडक्शन को इन्हांस करना है। कौन कौन से तरीके यूज करके आप फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपके दो मेजर सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स। हमें इन्हीं पे फोकस करना है कि एनिमल से मिलने वाले फूड को कैसे बढ़ाया जाए, प्लांट से मिलने वाले फूड को कैसे बढ़ाया जाए। सिर्फ फूड नहीं बढ़ाना, हमें उसकी क्वालिटी भी इन्हांस करनी है। तो हमारा फोकस क्या है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, राइट। हमने इनमें चार टॉपिक्स को डिस्कस किया है, एनिमल ब्रीड, एनिमल हस्बेंड्री, और क्या था, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, कल्चर, सिंगल टिश्यू सेल कल्चर, प्रोटीन, सिंगल सेल सिंगल प्रोटीन। सेल प्रोटीन। दो एनिमल से रिलेटेड है, दो प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री किससे रिलेटेड है, एनिमल से। एनिमल्स। किससे रिलेटेड है, एनिमल से। टिश्यू कल्चर, प्लांट, एनिमल से। ये किससे रिलेटेड है, दोनों प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। चार पॉइंट्स हैं मेन इस चैप्टर में करने वाले, जिनमें से दो एनिमल फूड्स को इन्हांस करने में मदद कर रहे हैं, दो प्लांट फूड को। इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे कैसे रिवाइज करना है अब तुम देख लो, पढ़ते जाओ इसको। एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग,
टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन। दो एनिमल protein. हस्बेंड्री और सिंगल सेल प्रोटीन एनिमल फूड से रिलेटेड थे, प्लांट ब्रीडिंग और टिश्यू कल्चर किससे रिलेटेड है? आपके प्लांट्स के फूड से। ठीक है, ये हमने 4 पॉइंट डिस्कस करने थे। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? जैसे एनिमल हस्बेंड्री वो है कि आप लाइव स्टॉक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको पाल सकते हो घर में। इसमें लॉयन, टाइगर, बियर्स, ये वाले एनिमल्स नहीं आएंगे जिनको आप पाल नहीं सकते। पिग्स आती हैं, गॉट्स आते हैं, काउस, बफेलोस, कैमल्स, जिनसे अब दूध मिलता है, दूध को हम यूज करते हैं, या कोई और प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे पिग है, पिग को मीट के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे ऐसे एनिमल्स जिसको आप किसी पर्पज से, इनकम के लिए, फूड के लिए आप पालते हो, फार्म हाउस बनाते हो, फार्म में रखते हो, दिस इज नोन एज द लाइव स्टॉक। ये वो एनिमल है। और ये जो सारी टेक्निक है पशुओं को पालना, उनकी केयर टेक करना, ठीक है, उनके केयर टेकर बनना, उनसे इनकम लेना, उनके फूड को मार्केट में सेल करना, ये सारा कुछ किसमें आ जाता है? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। आप इसमें मधुमक्खी पालन भी हमने पढ़ा, फिशरीज भी पढ़ा, हमने डेयरी फार्म पढ़ा और हमने पोल्ट्री फार्म पढ़ा। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई दिक्कत आई होगी। डेयरी फार्म मैनेजमेंट हमने कैसे पढ़ा था? हमारे पास दिक्कत क्या है, बहुत बड़ा वर्ल्ड का लाइव स्टॉक का पोर्शन हमारे पास है। इंडिया और चाइना के पास 70% पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की, हम लेकिन 25% ही फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो कितना बड़ा गैप है हमारे पास कि एनिमल इतने ज्यादा है, फूड प्रोडक्शन हमारा बहुत ज्यादा कम है। दिक्कत क्या है हमारी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, हम अभी भी पुराने मेथड्स में काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स में काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी काफी लो है। तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि कैसे मैनेज करोगे, कैसे देसी तरीकों से उठ के साइंटिफिक तरीकों पे आओगे, ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर बायोटेक्नोलॉजी को, अगर बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करो तो आप फूड प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हो। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म का मतलब क्या होता है? गाय, भैंस, इन पशुओं को पालना। ठीक है, इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं? काउ का साइंटिफिक नेम मैंने बताया था, बॉस इंडिकस। कैटल्स आ जाती हैं, कैटल्स में सब आ जाएंगे, काउस, बुल, बुलक्स। बुल और बुलक्स में क्या डिफरेंस है? बुलक्स वो होते हैं ऐसे मेल, ये भी मेल है, ये भी मेल है। डिफरेंस क्या है? ये फर्टाइल नहीं है, इसके टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, इनकी सेक्सुअल डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, बट ये पावरफुल बहुत होते हैं, मीट प्रोडक्शन ज्यादा है, एग्रीकल्चर वर्क में ये हमारे काम आते हैं। हमारे यूज क्या है इन एनिमल्स के? मिल्क प्रोडक्शन करना, खेती के काम करवाना, काउ डंग मिलती है, फ्यूल बनता है, बीफ कई जगह पे यूज होता है, काउ के मीट को बीफ कहा जाता है। बट हमारा मेन फोकस क्या है यहाँ पे? मिल्क प्रोडक्शन। हमें क्वालिटी भी बढ़ानी है मिल्क की और क्वांटिटी भी बढ़ानी है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि इनको मैनेज कैसे किया जाए कि हम दूध की क्वालिटी भी बढ़ाएं और क्वांटिटी भी बढ़ाएं। कैसे कैसे मैनेज करोगे? सफाई रखनी चाहिए, प्रॉपर फूड देना चाहिए, क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए, रेगुलर विजिट टू दी वेटनरी, पशुओं के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? वेटनरी डॉक्टर। ठीक है, साइंटिफिक मैनर में फीड कराना चाहिए। साइंटिफिक मैनर में फीड कराने का मतलब है इस तरीके से, डेयरी फार्म में प्रॉपर एक स्पेस होना चाहिए जहां पे काउस फीड ले रही हैं, देखो यहाँ पे फीड ले रही हैं, यहाँ पे इनका चारा डाला जाता है, कितना साफ सफाई मेंटेन है। पीछे यहाँ स्लोप है, स्लोप के अंदर ये डिप्रेशन दिख रहा है, नाली टाइप एक डिप्रेशन है, और इसमें क्या होगी? वाटर सप्लाई। काउ, अगर काउ डंग पास करती है तो वो डायरेक्टली यहाँ पास करेगी, वो काउ डंग क्या है? सीधा पानी के साथ नीचे नीचे धुल जाएगा। साइंटिफिक मैनर में फीड करने का मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट को बुलाना पड़ेगा, मतलब ये है कि प्रॉपर एक मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए कि साफ सफाई मेंटेन हो। पशु जितने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे उतना ज्यादा उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ मैंने एक फनी सा डायग्राम भी बनाया है, बना के देख लेना। बेसिकली तुम्हें क्या करना है? क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करना है। पशुओं की ब्रीड बहुत मैटर करती है। अगर आप एक फार्म लगाते हो तो ब्रीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, नस्ल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी ब्रीड होगी उतना अच्छा ही आपका फार्म चलेगा, उतना अच्छा ही आप मिल्क प्रोडक्शन कर पाओगे। वेरघीसी कुरीन, ये नाम बहुत फेमस है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन द इंडिया। इन्होंने टेक्नोलॉजी लेकर आई थी इंडिया में, इनकी वजह से इंडिया में दूध की जो पैदावार है वो बहुत बढ़ गई थी, तो उसको क्या बोला गया था? व्हाइट रेवोल्यूशन इन दी इंडिया। आर एस स्वामीनाथन,
उनको बोला जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द इंडिया। उन्होंने गेहूं की खेती बहुत बढ़ाई थी। फिर आता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। मैं फास्ट तो नहीं हूँ, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम किस लिए था? कि मैं फास्ट तो नहीं हूँ इसलिए था? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री बर्ड सबको पता है, मुर्गियां पालना। लोग अंडे खाते हैं, लोग चिकन खाते हैं। यहाँ पे भी लोगों का, गाय का मीट हमारे यहाँ बहुत कम खाया जाता है, लेकिन एग्स और चिकन तो लोग खाते हैं। इवन समटाइम्स एग्स आर कंसीडर्ड एज द वेजिटेरियन फूड। लोग उसको वेजिटेरियन फूड मानने लग गए हैं। तो डेयरी फार्म बनाने का पर्पस क्या था? दूध। पोल्ट्री फार्म बनाने का पर्पस क्या है? एग्स और चिकन। यहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं? डक्स आएंगी, हेंस, चिकन, टर्कीज, गूस, बतख भी रखी जाती हैं। ये सारे बर्ड्स आप यहाँ पे मैनेज करते हो। पोल्ट्री फार्म को मैनेज करने का पर्पस सेम वही आएगा। आपको क्या करना है? क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि अंडे बहुत ज्यादा दे रही है मुर्गी लेकिन क्वालिटी है नहीं, ठीक है। मीट बहुत ज्यादा है उसका लेकिन क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी आपको दोनों ही मैनेज करने हैं, राइट। मैनेज कैसे करोगे? कुछ पॉइंट्स कॉमन है। क्लीनलीनेस मेंटेन होनी चाहिए, साफ पानी देना चाहिए, अच्छा खाना देना चाहिए। दो एक्स्ट्रा पॉइंट थे यहाँ पर कि पोल्ट्री फार्म के बर्ड्स को मेज का दलिया खिलाना चाहिए। मेज होता है मक्का, प्रोटीन ज्यादा होता है इसके अंदर। प्रोटीन ज्यादा देने से उनका मसल मास बढ़ जाएगा, मसल मास बढ़ने से मीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि इनको आर्टिफिशियल लाइट में रखा जाता है। मैंने बताया था पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स होते हैं इनकी कोशिश रहती है इनको आर्टिफिशियल लाइट में रखा जाए। इसका रीजन क्या था? लाइट, इनकी एग प्रोडक्शन बढ़ती है। इंक्रीज होती है। लाइट ड्यूरेशन कितनी है? कितने घंटे के लिए लाइट आ रही है, कितनी पावरफुल लाइट आ रही है। दोनों मतलब समझते हो ना, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एग प्रोडक्शन। मुर्गियों को जितनी ज्यादा लाइट मिलेगी उतनी ज्यादा इनकी एग प्रोडक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रेन में इनके इस तरफ पीछे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड लाइट से स्टिमुलेट रहती है। सर्दियों के दिनों में जब दिन छोटे होंगे, लाइट जल्दी चली जाएगी मतलब दिन जल्दी छुप जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, तो एग प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये पोल्ट्री फार्म वाले क्या करते हैं? इनको आर्टिफिशियल लाइट में रखते हैं। लाइट ये मैटर नहीं करती कि एलईडी लाइट दे रहे हो या सनलाइट दे रहे हो, रोशनी मिलनी चाहिए। इस तरीके से आर्टिफिशियल लाइट में फार्म रखा जाता है ताकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन कर सकें, किसकी? एग्स की। तो इसीलिए इनको आर्टिफिशियल लाइट में रखा जाता है। ये सारा मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप प्लीज इसको फिर से रीड कर लेना। नोट्स तुम्हारे पास है ही। एक सेकेंड, मुझे पीडीएफ चेंज करना है। ये मैंने यहाँ बताया था नेक्स्ट पीडीएफ में कि पोल्ट्री बर्ड्स को आर्टिफिशियल लाइट में रखने का फायदा क्या है। रीजन एंड बेनिफिट मैंने बता दिया तुम्हें अभी कि आर्टिफिशियल लाइट में रखने से ड्यूरेशन और इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा देने से इनकी जो एक प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है शायद इसीलिए पीडीएफ ओपन नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने किया था, ये पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करके
कि मीट और एग प्रोडक्शन के लिए करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट देते हैं। फिर हमने पढ़ा था एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। फर्स्ट किया था डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, कि डेयरी फार्म को मैनेज कैसे करोगे, पोल्ट्री फार्म को मैनेज कैसे करोगे, ये हो गया। फिर हमने पढ़ा कि एनिमल जो ब्रीडिंग है, जब बर्ड्स का ये भी ध्यान रखना होता है, जब भी आप कोई फार्म लगाते हो आपको उनको ध्यान रखना होता है कि उन्हें कोई डिसीज ना लग जाए। हमारा पर्पस सेल्फिशनेस नहीं है कि उनसे सिर्फ प्रोडक्ट्स लेने हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है कि उन्हें कोई डिसीजेस ना हो। पोल्ट्री बर्ड्स में अगर कोई डिसीज आ जाती है, कई डिसीजेज ऐसी होती हैं जो एनिमल्स में भी आ जाती हैं, जैसे बर्ड फ्लू फैला था, तो इनको वेटनरी डॉक्टर की विजिट करनी जरूरी है रेगुलरली। आप एक डॉक्टर को बुला सकते हो मंथली या वीकली, जो इन्हें चेक कर सके। इन केस कोई डिसीज है तो इन्हें टाइमली एंटीबायोटिक्स या जो भी मेडिसिन हैं वो दी जा सकती हैं। बर्ड्स को जब मेडिसिन दी जाती हैं तो वाटर में डिसॉल्व करके देते हैं, डायरेक्टली टैबलेट हम इन्हें नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमने पढ़ा एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, कि पोल्ट्री फार्म हमने लगा लिया, ब्रीड कराना भी बहुत जरूरी है। ब्रीड नहीं कराओगे तो उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, नंबर ऑफ एनिमल्स कैसे बढ़ेगा। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग कराना। और ब्रीड का मतलब क्या होता है, नस्ल, जो आप नाम सुनते हो, अ ग्रुप ऑफ द एनिमल्स जिनके एंसेस्टर सेम थे, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, साइज लगभग सब कुछ सेम है, जो एक नस्ल के पशु होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, वन ब्रीड। ठीक है, एक ब्रीड के जो एनिमल्स है, जिनके एंसेस्टर्स जो है, यहाँ ध्यान रखना है, ब्रीड वो है जिनके एंसेस्टर्स पूर्वज जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो ब्रीडिंग कराने के दो तरीके हैं, ये ध्यान से सुन लेना, इसमें आपको पहले भी दिक्कत थी, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। ठीक है, बहुत बार ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग के आगे पार्ट्स थे, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग, ये अलग अलग चीजें हैं, पहले आप इन चीजों को समझो। पहले ये है कि इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में क्या डिफरेंस है। इन मतलब इनसाइड, ब्रीड आपको पता है, एक ब्रीड, एक ही ब्रीड के ब्रीडिंग बिटवीन दी एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, ये सबसे इजी है। सेम ब्रीड के एनिमल्स लो, उन्हीं के बीच में क्या करा दो, ब्रीडिंग करा दो, जिनके एंसेस्टर भी सेम थे, जेनेटिकली भी सेम थे, 4 से 6 जनरेशन तक चलता जा रहा है लगभग। आप ये मान लो कि वो कजन्स के बीच में ही ब्रीडिंग हो रही है, एक काउ है और एक बुल है, इनके एंसेस्टर सेम थे, जेनेटिकली सेम थे, एक ब्रीडिंग के थे, इन्होंने ब्रीड की, काफ आए, इनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, काफ। मान लो 5 से 6 काफ आ गए, मेल फीमेल, उन्हीं की आपस में ब्रीडिंग करा दी, फिर नेक्स्ट जनरेशन आ गई, फिर उसी में से आपस में ब्रीडिंग करा दी, इसी तरह एक ही परिवार में आगे आगे चलता जा रहा है। दिस इज नोन एज द इन ब्रीडिंग। ये इन ब्रीडिंग के कुछ फायदे भी हैं और कुछ लॉसेस भी हैं। बेनिफिट क्या थे कि इसमें क्या रहेगा कि यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक ही कैरेक्टर बार बार आएगा, प्योर लाइंस आती रहेंगी, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, डिसएडवांटेज बहुत है, जब आप लंबे समय तक इनब्रीडिंग करते जाओगे तो नया कैरेक्टर तो ऐड ऑन ही नहीं हो रहा, एक ही परिवार के जो लोग हैं उन्हीं में ब्रीडिंग चलती जा रही है, उन्हीं एनिमल्स में ब्रीडिंग चल रही है। एक वक्त आने के बाद फर्टिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। फर्टिलिटी सब समझते हो ना, फर्टिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, बर्थ डिफेक्ट आने लग जाएंगे। ठीक है, जेनेटिक डिसीजेस आने लग जाएंगी, कोई भी ट्रेट आप इंप्रूव नहीं कर सकते, कोई इंप्रूवमेंट आने का चांस नहीं है, आप नया कैरेक्टर अंदर नहीं डाल सकते। अगर ये सब कुछ आने लग जाए तो उसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग की वजह से बहुत सारी चीजों में नुकसान होने लगता है, दिस इज नोन एज द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। आप इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को, होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है शुभम, होमोजाइगस हो जाना, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जैसे एलील्स, जैसे ये एक जीन का एलील है, एक इसका एलील ये है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अगर ये ऐसे आ जाए तो मैंने बोला होमोजाइगस, अगर ये ऐसे आ जाए तो होमोजाइगस, बट अगर ये ऐसे हैं तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, एक डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव। ये सब मैं आपको जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी, होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, सेम एलील और डिफरेंट एलील। तो इनब्रीडिंग की वजह से डिप्रेशन आने लग जाता है। अगर आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व करना है, दूर करना है, तो क्या ऑप्शन है, क्या रास्ता अपनाओगे, आउट क्रॉसिंग का।
ये आंसर याद रख लो। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने का तरीका क्या है? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग मैं आपको अभी समझाऊंगी। इन ब्रीडिंग समझ में आ रहा है कि देखो एक ही जनरेशन, एक ही ब्रीड है, एक काऊ है और एक बुल है। ब्रीड जो है वो सेम है, जेनेटिकली सेम है, सेम एंसेस्टर है, दिखने में फीचर सब कुछ सेम है, एक ही नस्ल के हैं। इनकी ब्रीड करा दी, इनसे 5 काफ हुए, ठीक है। कुछ मेल भी होंगे और कुछ फीमेल्स भी होंगे। इनमें देख लिया सुपीरियर मेल कौन है, सुपीरियर फीमेल कौन है, ठीक है। मान लो ये 3 फीमेल्स हैं और 2 मेल है, ये इन्हीं की नेक्स्ट जनरेशन है। इसमें ये देख ली, ये सुपीरियर है और ये सुपीरियर है, फिर इनकी ब्रीड करा दी। इनसे फिर आगे 5 बच्चे हुए, मान लो 2 फीमेल है और 3 क्या है, मेल। अब ये देख लिया, ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर है, फिर इनकी ब्रीडिंग करा दी। चल एक ही परिवार रहा है, एक ही ब्रीड रही है, आप उसी में 4 से 6 जनरेशन तक लगातार ब्रीडिंग कराते जा रहे हो। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ये एक ही परिवार में चल रहा है, कोई नया कैरेक्टर ऐड नहीं हुआ। नया कैरेक्टर ऐड नहीं हुआ तो उसको 2 तरीके से मान सकते हो कि देखो वेरिएशंस नहीं आई, फायदा हो गया। लेकिन अगर वेरिएशंस नहीं आएंगी तो नुकसान भी है, कोई नया कैरेक्टर तो आ ही नहीं रहा, जो कमी है वो कमी रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इनब्रीडिंग को लगातार करते जाओगे तो फर्टिलिटी डाउन चली जाती है, प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो उसके लिए आप किस में जा सकते हो, आउट क्रॉस के अंदर। ये आउट क्रॉस क्या होता है? आउट क्रॉस का मतलब होता है कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हो, आप ब्रीड चेंज नहीं कर सकते। आप याद रखो, आप इन ब्रीडिंग में हो तो आप ब्रीड को सेम रखोगे, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि 2 ऑर्गेनिज्म उठा लो जिनके एंसेस्टर अलग अलग थे, ब्रीड आपने चेंज नहीं किया, तो रास्ता क्या बन गया, आउट क्रॉसिंग का, ठीक है। सेम ब्रीड में चला आ रहा था, बार बार होता गया ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग क्या आ गया, डिप्रेशन। इसको ओवरकम करने के लिए सपोज यहां से फीमेल ले ली, उसको एक ऐसे मेल से मेट कराओ जो ब्रीड तो उसी की है, वही ब्रीड की है, लेकिन इसका एंसेस्टर अननोन है या अनरिलेटेड है, तो कोई चांस है कि यहाँ पे क्या आ जाएंगी, वेरिएशंस। क्लियर हुआ? नहीं है तो मैं रिपीट कर देती हूँ, बताओ। क्लियर है मैम। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप ब्रीड चेंज नहीं कर सकते, आप ध्यान रखना। आप सिर्फ एंसेस्टर चेंज कर सकते हो, अनरिलेटेड ले सकते हो, ठीक है। अब आउटब्रीडिंग, ब्रीडिंग बिटवीन दी 2 अनरिलेटेड एनिमल इज नोन एज आउटब्रीडिंग। अभी तक हमने पढ़ा वो इनब्रीडिंग था, ये क्या है, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में 2 तरीके हैं, देखो। आप ब्रीड सेम ले लो, ठीक है, ब्रीड को सेम रखो, लेकिन उनके एंसेस्टर्स का आता पता ही ना हो। इन ब्रीडिंग में आपने क्या किया था, ब्रीड भी सेम होनी चाहिए, एंसेस्टर भी सेम होने चाहिए। आप आ गए आउट ब्रीडिंग में। आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके 2 रास्ते, 3 रास्ते हैं। ब्रीड को सेम रखो जैसे इसने किया है, एंसेस्टर अलग अलग होने चाहिए। इस मेथड को क्या कहा गया, आउट क्रॉसिंग, ठीक है। जैसे एक काऊ ले ले, एक बुल ले लिया, ब्रीड सेम है लेकिन नहीं पता इनके एंसेस्टर कौन थे, अलग अलग एंसेस्टर थे, तो इसको क्या कहा गया, आउट क्रॉसिंग। जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो क्या होगा, आउट क्रॉस। आप ब्रीड ही अलग कर दो, ब्रीड अलग तो समझते ही हो, काऊ ले ली, बुल ले लिया, दोनों अलग अलग ब्रीड के थे, इसको आपने नाम दे दिया क्रॉस ब्रीडिंग। या स्पीशीज ही अलग अलग ले लो, जो कुदरत में जिसको नेचर सपोर्ट नहीं करती, फोर्सफुली कराया जा सकता है, स्पीशीज ही अलग अलग कर दो। आउट ब्रीडिंग के 3 रास्ते हैं, देखो। ब्रीड सेम होनी चाहिए, एंसेस्टर अलग अलग हो, एक रास्ता ये है। ब्रीड ही अलग अलग कर दो 2 ऑर्गेनिज्म की, एक रास्ता ये है। स्पीशीज ही अलग अलग कर दो, एक रास्ता ये है। 3 रास्ते हैं, तो इसको कहा गया आउट क्रॉसिंग, इसको कहा गया क्रॉस ब्रीडिंग, और इसको कहा गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आप कभी भी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग करते हो तो आप ब्रीड चेंज कर जाते हो, ब्रीड आपको चेंज नहीं करनी है क्योंकि आप इन ब्रीडिंग में हो। तो एक रास्ता है आउट क्रॉस करवा दो, ब्रीड सेम रखो लेकिन एंसेस्टर्स जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये क्या स्टार्ट हो गया, इसका हिस्ट्री पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो हमें मेन इसमें पढ़ना है वो कौन सा है, 5 किंगडम। एक सेकेंड बेटा, कि जितने भी
स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है स्पीशीज अलग अलग कर दो जो नेचर में एप्लीकेबल नहीं है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या कहती है? मीटिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द, बहुत सिंपल भाषा में लर्न करो। इन ब्रीडिंग ब्रीड सेम होनी चाहिए, एंसेस्टर सेम होने चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। इन ब्रीडिंग की वजह से दिक्कत आ गई तो ब्रीड चेंज नहीं कर सकते, एंसेस्टर अलग अलग वाले ऑर्गेनिज्म ले सकते हो, ठीक है। उसको क्या कहा गया? आउट क्रॉस, थोड़ा सा क्रॉस कर दिया, क्रॉस द वे चले गए आप। फिर आती है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि सॉरी, आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग आएगी, क्रॉस ब्रीडिंग आएगी, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ब्रीड सेम रखो, एंसेस्टर अलग अलग हो, या ब्रीड अलग कर दो, या स्पीशीज अलग अलग कर दो। ये तीन रास्ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो स्पीशीज जब मिल जाएं, जैसे डोंकी और हॉर्स, अगर मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स स्पीशीज अलग अलग है, या ब्रीड का तो ये चक्कर ही नहीं है, स्पीशीज ही अलग हो गई, तो इनसे जो ऑर्गेनिज्म बनता है म्यूल, हिंदी में खच्चर बोलते हैं, स्टेराइल होता है। नेचर ने ही ये रूल बनाया है कि दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ब्रीड नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो फर्टाइल आगे नहीं है। जेब्रा एंड डोंकी, इससे क्या बनता है? जोंकी। डोंकी और हॉर्स, ये उल्टा कर दो, ये बहुत बार पूछा जाता है। मेल डोंकी फीमेल हॉर्स हो तो क्या बनेगा? म्यूल। फीमेल डोंकी मेल हॉर्स हो तो क्या बनेंगे? हिनी। ये तो थे नेचुरल ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट। नेचुरल वे में जब मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ मेट करते हैं। फिर आता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। आर्टिफिशियल कंडीशंस में भी हम करा सकते हैं, जैसे इन ह्यूमंस में होता है। अगर एक कपल नेचुरली कंसीव नहीं कर पाता तो फर्टिलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आईवीएफ है, आईयूआई है, बहुत सारे तरीके हैं जो नेचुरल नहीं है, लेकिन स्टिल उससे क्या है, वो फर्टाइल हो सकते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को जन्म दे सकते हैं। इन द सिमिलर वे एनिमल्स में भी ये किया जा सकता है। इसको क्या कहा जाता है? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। एक तो है नेचुरल, जब वो अपने आप मेटिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर रहे हैं। एक है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जब आप लेबोरेटरी कंडीशंस का सहारा लेते हो। इसमें दो चीजें आती हैं, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, और आता है मोइट, मल्टीपल मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। IUI में क्या किया जाता है कि किसी भी, जैसे मान लो बुल है, मैं काउ बुल का एग्जांपल ले रही हूँ, ये किसी भी एनिमल्स में किया जा सकता है, जरूरी नहीं है काउ बुल में ही करेंगे। किसी भी बुल है, उसका सीमेन सैंपल लिया, स्पर्म लिया, और उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके इंजेक्ट करा दिया, इंट्रा विदिन यूटेराइन यूट्रस इंसेमिनेशन, कि उसके अंदर जाके उसको इंजेक्ट कर दिया। इसके फायदे क्या होंगे? कई बार कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे सुपीरियर क्वालिटी का बुल अवेलेबल नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि बुल को ही लेकर आना, दूसरी जगह से उसका सीमेन सैंपल ला सकते हो। सीमेन सैंपल को आप फ्रीज करके भी रख सकते हो, इमीडिएटली भी यूज कर सकते हो, बाद में भी यूज कर सकते हो। दूसरी जगह से बुल को लेकर आना, काऊ को लेकर जाना, उसका खर्चा बचता है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का खतरा कम हो जाएगा, जब वो मीटिंग ही नहीं करेंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने का चांस नहीं है। एक तरीका है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। मल्टीपल मतलब मैनी, ओव्यूलेशन मतलब एग्स, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करना, ई मतलब एम्ब्रियो, टी मतलब टेक्निक। ये आपको मैंने खूब अच्छे से समझाई थी कि एक फीमेल अपनी एक साइकिल में, एक मंथली साइकिल में एक एग बनाती है, और इसका भी गेस्टेशन पीरियड लगभग हमारे बराबर होता है 279-280 डेज का। एक एग बनेगा मतलब वो 7-8-9 महीने में, जितना भी उसका जेस्टेशन पीरियड है 279 डेज का, उसमें वो एक बच्चा पैदा कर सकती है सिर्फ। लेकिन अगर आप उसकी एग प्रोडक्शन बढ़ा दो, फीमेल को क्या किया जाता है? FSH के, काओ को FSH के और LH के इंजेक्शन दिए जाएंगे। इंजेक्शन देने की वजह से एग प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगी। एग प्रोडक्शन एनहांस होने के बाद उसको फर्टिलाइज करेंगे, या तो नेचुरल मेटिंग करा दो या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन करा दो। स्पर्म अंदर जाना चाहिए, वो किसी भी तरीके से जाए, नेचुरल तरीके से या फिर आर्टिफिशियल तरीके से। अंदर फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइज होने तक उनको छेड़ते नहीं है, अल्ट्रासाउंड रेगुलरली किया जाता है।
तब तक जब तक वो 8 to 32 सेल स्टेज में नहीं है। देखो ये एग सेल है और ये स्पर्म सेल है, 2 सेल में नहीं, 2 मिलकर फिर जाइगोट बना, ये डिवाइड हो गया 4 सेल्स, फिर 4 से कितनी बनेंगी 8 सेल्स। हमारी बॉडी में भी डेवलपमेंट ऐसी है, तब तक डेवलपमेंट होने देंगे जब तक 32 सेल्स नहीं बन जाती। उसके बाद उन एम्ब्रियोज को बिना सर्जरी के फीमेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। उन फीमेल से बाहर निकालकर उसको सरोगेट मदर के यूट्रस में रख दिया जाएगा। मतलब काऊ एक थी, इसी के एग से अब उसको अलग अलग सरोगेट मदर्स के अंदर डाल दिया गया। अब उतने ही गेस्टेशन पीरियड के अंदर 279 के जेस्टेशन पीरियड के अंदर 6 से 8 काफ प्रोड्यूस हो सकते हैं। नॉर्मली कितने होते हैं, सिर्फ 1 काफ। तो हमने क्या करा दिया, ईल्ड को बढ़ा दिया। फिर हमने पढ़ा था बी कीपिंग के बारे में, मधुमक्खी कैसे पालते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता कौन सी स्पीशीज मेनली पालते हैं हम, एपिस डॉर्सेटा और एपिस इंडिका। इंडिया में ये 2 स्पीशीज कॉमन है। मधुमक्खियों के छत्ते में क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं और ड्रोन्स होते हैं। ये मेल होते हैं और ये दोनों क्या है, फीमेल। फर्टाइल फीमेल कौन सी होती है, क्वीन। ड्रोन्स क्या होते हैं, फर्टाइल मेल्स। ये कॉपुलेट करते ही फीमेल के साथ उसी टाइम मर जाते हैं। मैक्सिमम काम कौन कर रहा है, वर्कर्स। क्वीन का काम क्या है, सिर्फ एग ले करना। ये जो हमें शहद मिलता है ये वर्कर्स की वजह से मिलता है। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन क्यों करते हो, हनी के लिए और बी वैक्स के लिए। बी कीपिंग करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मधुमक्खियों के छत्ते जब बनाते हो तो ह्यूमन इंटरफेरेंस से दूर होने चाहिए, खेतों में होने चाहिए, फूलों के पौधों के आसपास होने चाहिए ताकि उन्हें नेक्टर मिले। नेक्टर मिलेगा तभी तो क्या मिलेगा, शहद बनेगा। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। दूसरा, एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है हनी को कलेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए। फिर हमने पढ़ा था फिशरीज, मछलियों को पालना। फिशरीज में 3 डेफिनेशंस बताई थी मैंने, 2 डेफिनेशंस, पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर। पिसिकल्चर का मतलब है पाइसिस, ठीक है, सिर्फ मछलियों को पालना। एक्वाकल्चर में सारे एक्वेटिक एनिमल आ जाएंगे, पिसिकल्चर। पाइसिस में फिशेज आ जाती हैं, एक्वाकल्चर में सारे एक्वेटिक एनिमल्स आ जाएंगे। मछलियां क्यों पालते हैं, क्योंकि लोग फिशेस को एज अ फूड यूज करते हैं। फिशेस के ऑयल की बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। फिशेस 2 तरह की होती है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है, मराइन वाटर में भी मिलती हैं। शेलफिश का मतलब है यहाँ पर, ये सेलफिश नहीं है, ये शेलफिश है। जो शेल के अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, दे आर नोन एज दी शेल फिशेज और एडिबल होते हैं, जैसे मोलस्का है। ठीक है, कोस्टल एरिया, समंदर के किनारे जो लोग रहते हैं साउथ में, उनका ये बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस है। ठीक है, फिशेज के ये बेनिफिट है, विटामिन ए ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, अमाइनो एसिड ज्यादा है। ठीक है, फिशरीज को कैसे मैनेज करोगे, फिशरीज मैनेज करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कौन से एरिया से आप फिशेस कलेक्ट कर रहे हो। अगर किसी एक फिश में भी कोई डिसीज नजर आ गई तो पानी में दवाइयां डाल देते हैं ताकि फिशेज में बीमारियां ना फैले, क्योंकि डिसीज फिशेज अगर आप बेचोगे तो वो लोगों को भी नुकसान करेंगी। ठीक है, 3 टर्म्स आती हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब था इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब था इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द मिल्क। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द क्रॉप। फसलों की पैदावार में इंक्रीज होना, ग्रीन रेवोल्यूशन। मिल्क की प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, व्हाइट रेवोल्यूशन। एक्वेटिक एनिमल्स की प्रोडक्शन में इंक्रीज होना इज द ब्लू रेवोल्यूशन। एनिमल हस्बेंड्री यहाँ खत्म होता है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पढ़ लिया, एनिमल ब्रीडिंग पढ़ लिया, इसमें आ गया आपका हनी बीज आ गई और फिशरीज। एक्वाकल्चर, पिसिकल्चर डेफिनेशन मैंने आपको लिख कर दी थी। हेयर कम्स नेक्स्ट टॉपिक, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आपको क्या बताता है, इन विट्रो है ये, पहली बात, आर्टिफिशियल कंडीशंस वाला काम है ये, इन विट्रो। टिश्यू कल्चर का मतलब है ये एक प्लांट है, इस प्लांट के छोटे छोटे हिस्से निकालकर इसके ही जैसे हूबहू क्लोन प्लांट्स बना दो, बहुत सारे, कम टाइम में खूब सारे प्लांट्स को बनाना लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, और हूबहू इसी के जैसे, 2 पेरेंट तो यूज ही नहीं हुए, इसी के क्लोन बना दिए। दिस इज नोन एज द टिश्यू कल्चर। यही किया था हमने टिश्यू कल्चर के बारे में, एनिमेशंस भी दिखाए थे मैंने। कुछ डेफिनेशंस है टिश्यू कल्चर्स की। एक्सप्लांट क्या होता है, एक्सप्लांट का मतलब है
मान लो ये पौधा, Part of the plant. ठीक है, इसका थोड़ा सा हमने जो हिस्सा लिया जिसको हमने लैब में यूज किया, ठीक है, दिस इज नोन एज दी एक्स प्लांट। तुम्हारे पास अगर एनिमेशंस नहीं है, मुझे आज याद दिला देना, मैं सारे एनिमेशंस तुम्हें दे दूंगी। टोटीपोटेंसी प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि एक छोटी सी सेल ग्रो करके वापस नया का नया सेम प्लांट बना सकते। देखो इस प्लांट से ये सेल ली गई, इसी सेल ने हूबहू सेम प्लांट बना दिया। दिस इज द टोटीपोटेंसी एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय एफ.सी. स्टीवर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और इस पे पूछा जाता है कि एफ.सी. स्टीवर्ट ने क्या काम किया था, मैंने आपको लिख के भी भेजा था। कैरेट की, गाजर की रूट की सेल से गाजर का पूरा प्लांट बना दिया था एफ.सी. स्टीवर्ट ने, गाजर पे काम किया था। माइक्रो प्रोपेगेशन, छोटे से हिस्से से बहुत सारे प्लांट्स बना देना, इस माइक्रो प्रोपेगेशन। सोमा क्लोन्स, जो नए प्लांट्स बनते हैं वो हूबहू पेरेंटल प्लांट के जैसे होते हैं। दिस इज नोन एज दी सोमा क्लोन्स। मुझे नहीं लगता ये रिवीजन पूरी हो पाएगी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गए। बेनिफिट्स क्या है टिश्यू कल्चर के, आप कम टाइम में बहुत सारे पौधे उगा सकते हो। लैब में ग्रो करके फिर उसको कहाँ ले गए, सॉइल में, और वहां नेचुरल कंडीशंस में उसको ग्रो कर दिया। ये मैंने आपको सारा एनिमेशन दिखाया था। ये प्लांट है, इसका छोटा सा हिस्सा लिया, रूट, शूट, स्टेम, लीफ, कुछ भी ले सकते हो। एक्स प्लांट, इसको केमिकल से ट्रीट किया, अल्कोहल वगैरह से स्टरलाइज किया, फिर इसको न्यूट्रिएंट मीडियम जो जो उसको ग्रो करने के लिए चाहिए लैब में दे दिया, तभी तो इनविट्रो कहाँ है ना, आर्टिफिशियल है। एक मास ऑफ सेल बन जाता है अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें रूट, शूट, स्टेम कुछ दिखाई नहीं देता, वो कैलस कहलाएगा। उस कैलस से फिर आप ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, हार्मोन्स का सहारा लेकर खूब सारे हूबहू सेम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। लैब में ग्रो करके फिर उसको सॉइल में ले जाया जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, ये यहाँ से आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक था सिंगल सेल प्रोटीन, ये कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है।